अच्छा, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? जो कि हमारी इंटरनल में। अब इंटरनल में हमने कहा कि ये रेड हो बैकग्राउंड कलर, और एक्सटर्नल में हमने ये कहा कि ये ग्रीन हो। तो एक्सटर्नल को सबसे एंड पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या इन लाइन में है ये प्रॉपर्टी, नहीं है। फिर देखेंगे इंटरनल में वो प्रॉपर्टी है रेड वाली। अब इंटरनल वाली प्रायोरिटी पे वो मीन लेके जाएगा, और जो ग्रीन है उसको इग्नोर कर देगा। ये इसी तरह से है कि आप जिस तरह अपने कोई असाइनमेंट रिव्यू में सबमिट करते हैं, पहले आपने एक्सटर्नल में की, बाद में इंटरनल में, और तीसरी इन लाइन में। तो अगर आपने एक्सटर्नल में कोई रखी हुई है, बाद में इंटरनल में करते हैं, तो वो एक्सटर्नल वाली आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। और अगर आपने इंटरनल में कोई ले लिया सेम प्रॉपर्टी, तो फिर आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को इग्नोर कर। अब यहाँ पे हम लेते हैं इनलाइन स्टाइल और बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ पे कर लेते हैं येलो। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, येलो आएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इनलाइन की। अगर इनलाइन में कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, तो वो अगर आपकी एक्सटर्नल या इंटरनल उनमें कोई प्रॉपर्टी दी भी हुई है सेम नेम से, तो वो आपकी इग्नोर कर दी। बट अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या मिली? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये कि यहाँ पे ये चेक करें इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। आप एक्सटर्नल में इसका अगर इसका कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक है, आप इधर से कलर क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। तो चेक करें इसका कलर वाइट हो गया। अब आप पैडिंग जो है वो इधर से देंगे। पैडिंग आप करते हैं 50 px। ठीक है, अब चेक करें। तो अब ये देखें, ये जो हमारा क्लास 2 हमने दी है, क्लास 2 में वाइट कलर ये यहाँ से उठा रहा है, पैडिंग यहाँ से उठा रहा है, और बैकग्राउंड कलर कहाँ से उठा रहा है, जो कि हमने इन लाइन में दिया है यहाँ से। तीन मुख्तलिफ जगहों से CSS प्रॉपर्टी एक ही चीज़ पे जो है ना वो हम इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। तीन मुख्तलिफ जगह, एक्सटर्नल से भी, इंटरनल से भी, और इनलाइन से भी। और ये करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको समझ आ जाए कि समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक और चीज़, सम टाइम ऐसे होता है कि आप CSS फाइल में कोई चेंजेस करते हैं। मीन आपने यहाँ पे वाइट की जगह आपने रेड किया, ठीक है। रेड करने के बाद आप यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे तो अभी रेड हो गया, बट सम टाइम ऐसे होता है, और मोस्टली ऐसे होता भी है कि आप सी एस एस फाइल में कोई चेंजेस करते हैं, कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं, बट जब आप यहाँ पे आके रीलोड करते हैं, तो वो चेंज CSS उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। तब आप क्या करना है, तब आपने पेज को रीलोड करने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन आपने कंट्रोल F5 से भी रीलोड होता है, बट आपने कंट्रोल F5 या फिर शिफ्ट F5 प्रेस करना है। ये कंट्रोल F5 या शिफ्ट F5 इनका क्या चक्कर है? हमारे जो गूगल क्रोम है जो हम यूज़ करते हैं, ब्राउज़र कोई भी है, वो आप मोज़िला यूज़ करेंगे क्रोम, तो इसके अंदर ना ये थोड़ा सा हिस्सा लेके मेमोरी होती है इसमें, कुकीज़, उसमें ये डाटा स्टोर हो जाता है हमारा। फाइल्स जो हमारी CSS की फाइल्स हैं वो उनमें लोड हो जाती हैं। जब आप एक दफ़ा वेबसाइट लोड करते हैं, वो CSS की फाइल उनमें लोड हो जाती है। अब जब तक उनमें कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगी, वो दोबारा से लोड नहीं आएगी, वो वैसे की वैसे रहेंगी। और अगर आप उसमें जिस तरह के आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पहले ग्रीन था, आपने रेड किया, आप रीलोड करेंगे तो आपको सम टाइम चेंजेस नहीं शो हो रहे। तो कंट्रोल F5 करने से क्या होता है, उसकी कुकीज़ वगैरह पहली सारी
क्लियर, उसकी जो कैशे मेमोरी होती है वो सारी क्लियर हो जाती है, दोबारा से वो फाइल सारी लोड कर दिया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ये आपको बड़ी प्रोफेशनल बातें बता रहा हूँ और आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बंदे को बहुत ज़्यादा खपाती हैं। इसका कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जिसका भी माइक अनम्यूट कर, ठीक है। आज हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप, वैसे तो बूटस्ट्रैप के लिए जो सबसे बेस्ट है वो आप यहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप सबसे टॉप पे getbootstrap.com। यहाँ से जाके भी आप जो है ना वो गेट स्टार्टर से, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं बूटस्ट्रैप, इसकी कस्टमाइज लेआउट ये वो एवरीथिंग आप यहाँ से सीख सकते हैं बूटस्ट्रैप। बट आपको बेसिक जो क्या कहते हैं, बेसिकली आपने जो सीखना है वो आपने इस तरह से सीखना होता है कि वो साथ साथ बाई एग्जांपल के ये इस तरह से। और उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है वो हमारे पास जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर लें। अच्छा, हमने जो बूटस्ट्रैप W3 स्कूल बेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि W3 स्कूल से, अच्छा बूटस्ट्रैप की, अब तो खैर पहले बूटस्ट्रैप 3 और 4 था W3 स्कूल पे, अब बूटस्ट्रैप 5 भी आ गया। तो आपने जो कोशिश करनी है वो सबसे लेटेस्ट, ये बूटस्ट्रैप 5 जो है ये अभी आया है कुछ दिनों पहले इस पे W3 स्कूल पे। पहले तो काफ़ी देर का आ चुका है, लेकिन W3 स्कूल वालों ने इसे अभी से जो है ना वो दिया। अच्छा, जो आप सबके प्रोजेक्ट्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बूटस्ट्रैप 4 है, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 या 5 में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट लाइट सा फ़र्क है। अब बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 3 थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, बूटस्ट्रैप 5 और 4 ये दोनों लेटेस्ट हैं। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सीखना है। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लर्न करना है तो यहाँ से आप वन बाय वन, अगर आपने अपने तौर पे सीखना है आप यहाँ से सीख सकते हैं। बूटस्ट्रैप सबसे पहले क्या चीज़ होती है, बूटस्ट्रैप हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। बूटस्ट्रैप, हमने CSS की बात की थी, CSS फाइल की, CSS फाइल हमने खुद क्रिएट की। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि हमें बनी बनाई CSS फाइल दे देता है, हमने वो फाइल या तो डाउनलोड करनी होती है या फिर हम उसके ऑनलाइन लिंक यूज़ कर लेते हैं। दो तरीके हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी फ़ाइल्स को लोड करने के दो तरीके हैं। एक ऑनलाइन सीडियंस, उनको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप सीडियंस, ठीक है। और दूसरा कि हम बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स डाउनलोड कर लें और फिर अपने हर फाइल के साथ उसको लिंक करवा लें जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है। ज़्यादा इजी वे कौन सा है, जो ऑनलाइन सीडियन यूज़ हम करते हैं। जस्ट लिंक लिंक होते हैं, लिंक उठाने हैं आपने, अपनी फाइल में रख देने और नीचे आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, जो जो क्लास लगाते जाएंगे उसके मुताबिक। इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे देता हूँ जिस तरह ये बटन्स पे आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, मुझे ज़ुबानी याद हो चुका है कि मैं कौन सी क्लास दूंगा तो ये बटन किस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बनी बनाई क्लासेस होती है। अगर हम क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं बटन BTN, जिस तरह ये बेसिक लिखा हुआ इस तरह का बटन हमारे पास बनेगा। अगर हम कहते हैं बटन प्राइमरी ब्लू कलर का,
अगर हम कहते हैं बटन बटन सेकेंडरी, सेकेंडरी सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर और डार्क, लाइट, लिंक, ये सारे कलर्स हैं बूटस्ट्रैप में। आपको ये कलर्स हर जगह बूटस्ट्रैप में हर जगह देखने को मिलेंगे। ये हमारे कलर्स हैं। अगर हम कहते हैं बटन बटन सक्सेस, तो ग्रीन कलर का बटन हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप हम जो भी यानी कि यूज़ करेंगे वो हमारे पास CSS में पहले से ये क्लासेस बनी होती हैं कि इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये करना है, इसका कलर मीन टेक्स्ट कलर उसका ये करना है, इतना बड़ा करना है, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये, उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो कितना जो है वो मोड़ना है, उसका राउंड कितना राउंड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पहले से बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स होती हैं, अच्छा बूटस्ट्रैप की जस्ट CSS फाइल्स नहीं होती, जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों को मिला के हमें एक बूटस्ट्रैप दे देते हैं कि आप ये यूज़ करके जस्ट हमने क्या करना है, इनकी क्लासेस याद कर लेंगे कि हम ये क्लास अगर लगाते हैं तो हमारा बटन इस मुताबिक है। फिर ये बटन पे नहीं है, ये अगर तो आप खुद के तौर पे सीखना चाहते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें चेक करें, आपको थोड़ा सा खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी बूटस्ट्रैप जो बेसिक है वो इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इसका नॉलेज भी हो। तो बूटस्ट्रैप की आपको एग्जांपल दी, किस लिए यूज़ होता है, होता क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, हमने बूटस्ट्रैप को कैसे स्टार्ट करना, स्टार्ट कैसे लेना। मैंने अभी आपको कितने तरीके बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें बूटस्ट्रैप का, और आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, ये लिखा हुआ ना डाउनलोड, आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें, वहाँ से जाके आपने फाइल्स डाउनलोड कर लें। अगर नहीं पता चलेगा मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगा कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है। हम वैसे डाउनलोड करने का तरीका यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि वो ईज़ी है। लेकिन जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन सीडीएन का, उसमें जस्ट एक चीज़ है कि आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लिंक होते हैं ऑनलाइन फाइल्स के, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप डाउनलोड कर लें। यानी कि अगर ऐसा है ना कि आपके पास कोई टाइम लिमिट है इंटरनेट की कि इतने बजे से इतने बजे के दरमियान होता है, उसके बाद मेरे पास नहीं इंटरनेट होता, फिर आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप एक फ़ोल्डर बना लें और लिंक कर लें। लिंक कैसे करना है लिंक कैसे करना है, जिस तरह हमने ये किया हुआ है कि लिंक और एंड पे एच रेफ में जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी वो हम स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, और जो हमारी CSS की फाइल्स होंगी वो हम ऐसे ये स्क्रिप्ट का टैग है, और यहाँ पे एच रेफ आप यूज़ कर सकते हैं, एच रेफ, और बाकी उसी तरह के कि आप इसमें वो लिंक कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला तरीका तो ये है कि आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर में रखने के बाद आप लिंकिंग करें। लिंकिंग अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर है तो पहले उस फ़ोल्डर का नेम आएगा। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे है बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर है, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप और स्लैश, उसके बाद अगर फिर उसके अंदर फ़ोल्डर है फिर फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, और फिर उसके अंदर जो फ़ाइल है फिर एंड फ़ोल्डर, यानी कि बूटस्ट्रैप स्लैश फाइल का नाम। तो इस तरह से लिंकिंग होगी। अच्छा, ये तो अगर हम डाउनलोड करके चलें तो उस तरीके के लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो बूटस्ट्रैप की सीडियंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे।
और आपको यहाँ से मिल जाए। गेट स्टार्टेड में जाएं, बूटस्ट्रैप 4 में जाके गेट स्टार्टेड में जाएं, बूटस्ट्रैप 5 में जाके गेट स्टार्टेड में जाएं। तो आप वैसे बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली मैंने सबके प्रोजेक्ट्स में बूटस्ट्रैप 4 यूज़ किए हैं। तो आप बूटस्ट्रैप 4 के सीडियंस यूज़ करें, सो दैट अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे भी वर्क करते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है और नीचे आए, यहाँ पे लिखा होगा बूटस्ट्रैप 4 CDN। यहाँ से आपने ये कॉपी कर लेने हैं। ये हमने यहाँ पे किए कॉपी। अच्छा, हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि पहले से कोई काम किया हुआ था कुछ भी। हम यहाँ पे test.php, जो कि हमारे पास पहले फाइल ये नहीं बनी है, इसको Ctrl+S करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हमारे पास सेव हो गई। अब यहाँ पे हम HTML में स्टार्ट लेते हैं, HTML। ये वैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये हम किस तरह से करते हैं। स्टार्ट एंगल, अगर आप HTML या कोई भी टैग HTML में लेते हैं, जस्ट स्टार्ट एंगल और टैग का नेम उसके बाद इंटर करते हैं, तो आपके पास उसका पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। टाइटल के अंदर माई प्रोजेक्ट। HTML के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? HTML के 2 हिस्से होते हैं, हेड और बॉडी। हेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें, मेटा, टाइटल और लिंक्स। लिंक्स आपकी जावास्क्रिप्ट के लिए होते हैं और आपके CSS के लिए होते हैं। और जो बूटस्ट्रैप के CDNs हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट या CSS के लिंक्स ही हैं। और भी करेंगे आप Ctrl+S चेक करें, ये लिंक, ये CSS का, ये स्क्रिप्ट में SR से यूज़ होता है आपका। जिस तरह आपका लिंक में href यूज़ होता है किसी भी फाइल, यानी कि जहाँ पे आपने फाइल का नेम देना होता है या फाइल का रूट देना होता है, तो यहाँ पे आपका SR से यूज़ होता है। तो ये आपकी स्क्रिप्ट 3 जो है आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, एक आपकी CSS की फाइल। आप चाहें तो जो कमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दें, आपको नहीं चाहिए तो, और हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये कमेंट्स हैं। अगर अभी तक मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि HTML में कमेंट्स कैसे लेते हैं, तो कंट्रोल और स्लैश जब आप किसी टैग के ऊपर ला के करते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइन कमिट में तब्दील हो जाती है। स्लैश कौन सा? ये वाला स्लैश। अच्छा, ये आपके पास आ गए, हमने एक न्यू फाइल ली। अच्छा, फाइल को रीलोड कर लेते हैं, सो दैट आपको साथ साथ पता चलता रहे। test.php। हमने दूसरा तरीका यूज़ किया, ऑनलाइन CDN वाला। ऑनलाइन CDN दो वेबसाइट्स आपको मैंने बताई हैं। आप या यहाँ से जाके ले सकते हैं या फिर यहाँ से जाके ले सकते हैं। CDNs लें, कॉपी करें, और यहाँ पे आके आपने हेड के टैग के अंदर, ये आपका हेड का टैग है, इस टैग के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, और नीचे आपने बॉडी में फिर स्टार्ट हो जाना 1 बाय 1। अच्छा, बूटस्ट्रैप हम आज का दिन हमने स्टार्ट लिया है, कल के दिन और परसों के दिन, ये 2 दिन छुट्टी के होंगे, कल और परसों क्लास नहीं होगी, अब मंडे को क्लास होगी, ठीक है। तो अब बाकी बूटस्ट्रैप की कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, और जो बेसिक हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्लास इक्वल टू कंटेनर क्या चीज़ है, यहाँ पे होगा, हाँ, ये सबसे पहले कंटेनर।
हमारे पास दो दो तरह के कंटेनर होते हैं, कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर तो समझ में आता है कि हम अगर लेंगे तो हमारी जो वेबसाइट का लेआउट है वो एक पेज की तरह हो जाएगा। जिस तरह एक पेज होता है ना, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। कोई मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट यहाँ से कोई ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आई थिंक ये वाली कंटेनर के अंदर आई होप। अच्छा, इसको अब मैं यहाँ से करूँगा जूम आउट। ठीक है, जूम आउट। अच्छा, अब ये चेक करें, ये मैंने क्लास इक्वल टू कंटेनर में लिया है। कंटेनर में अब ये देखें, आपको एक पेज की तरह, मीन जिस तरह एक पेज होता है तो आपको एक पेज की तरह दिखाई दे रहा है, और आप इसमें माइनस कर रहे हैं, अब पेज की तरह मीन दिखाई दे रहा है ओवरऑल वेबसाइट। तो जो हमारे पास दो तरह के व्यू, फुल विथ व्यू और एक पेज की तरह का व्यू। जो आपका पेज में दो मेंशन होती हैं, एक आपकी होती है लैंडस्केप, एक होती है फोटो। ठीक है, तो ये आप चेक करें कि आपकी कंटेनर से क्या होता है, दोनों साइडों से मार्जिन आ जाता है, पेज के दोनों साइडों से। और ये स्क्रीन के मुताबिक, ये जस्ट पेज के बताने का मतलब ये है कि स्क्रीन के मुताबिक, आपकी स्क्रीन है मोबाइल वाली, आपकी स्क्रीन है लैपटॉप की, छोटे टैबलेट की, या बड़ी साइज़ की स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन के मुताबिक वेबसाइट को एडजस्ट कर देता है, पूरी की पूरी वेबसाइट को एडजस्ट कर देता है। अगर स्क्रीन की विड्थ है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या होगा कि अब इसको हम जूम आउट करते हैं, अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होगी किसी स्क्रीन की, तो उतना ज़्यादा साइडों से स्पेस ज़्यादा ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट वेबसाइट जो है हमारी इसी तरह से एक प्रॉपर फॉर्म में दिखाई देगी। और अगर हम यही चीज़, इसकी विड्थ जो है वो फुल रहने देते हैं, फिर ये वाला हिस्सा जो है लेफ़्ट वाला, ये एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा होता है, और जो राइट वाला ये राइट वाली साइड पे एक साइड पे यानी कि आपको दिखाई दे, तो कोई सीक्वेंस वगैरह जो है ना वो आपको सही तरह से नज़र नहीं आता। कंटेनर से दोनों साइडों से एक प्रॉपर तरीके का मार्जिन आ जाता है, और ये हमारी वेबसाइट को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। अच्छा, जो कंटेनर फ्लूइड है ये हम यूज़ करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये फुल विड्थ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारी HTML में फुल विड्थ ही होती है, तो हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कंटेनर से क्या होता है, आपने क्लास कैसे लेनी है, इफ यहाँ पे क्लास इक्वल टू ये कंटेनर कंट्रोलर। अब यहाँ पे अगर आप आगे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ और यहाँ पे रीलोड करता हूँ, अभी चेक करें। और अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो ये चेक करें, दोनों साइडों से मार्जिन आ गया, यानी कि मेरी वेबसाइट एक प्रॉपर फॉर्म में फुल विड्थ लेना है, या मैंने जो है वो कंटेनर में लेना है, तो ये मैं डिसाइड करूँगा इस क्लास के साथ। ठीक है, और इसमें विड्थ जो है वो फिक्स होती है। अच्छा, आप यहाँ पे आएंगे फिक्स कंटेनर,
आपने अपने इल्म में अगर इजाफ़ा करना है, अगर किसी को ज़्यादा मेन शौक़ है कि वो हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़े, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम आपको विथ बता रहे हैं कि अगर आपकी स्क्रीन इससे बड़ी है तो फिर आपकी विथ इतनी होगी, इससे बड़ी है तो इतनी, इससे बड़ी है तो इतनी विथ होगी, इससे बड़ी है तो कितनी विथ होगी। तो ये मेन इनके मुताबिक आपकी जो विथ है वो एडजस्ट होती है ऑटोमेटिकली। ओवरऑल भी बात यही है कि आपकी स्क्रीन की विड्थ के मुताबिक एडजस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास में ग्रिड्स होते हैं। ग्रिड्स ग्रिड्स क्या चीज़ है? हमारी जो ओवरऑल वेबसाइट है उसकी फुल विड्थ को हम पहले इसमें एक हिस्सा डिफाइन कर लें। अगर हम चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर, तो फिर वो कंटेनर के अंदर जितना स्पेस है उसके 12 हिस्से कर देंगे। ग्रिड जब हम लेते हैं उसके कितने हिस्से कर देते हैं? 12 कॉलम्स बना देते हैं। फिर हमने जितने कॉलम्स का स्पेस लेना हो वो हम ऊपर मेंशन करते हैं कि हमें 4 कॉलम का स्पेस लेना है। और ओवरऑल जब आप लेते हैं एक ग्रिड तो उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 12 कॉलम्स होते हैं। अगर आपके पास 12 कॉलम्स हैं तो आपने अगर 3-3 कॉलम का स्पेस लिया तो आपके पास कितने बॉक्स बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर आप 4-4 कॉलम का ले रहे हैं आपके पास 3 बॉक्स बनेंगे। 6-6 कॉलम का ले रहे हैं आपके पास 2 बनेंगे। ठीक है। डिफ ग्रिड के लिए आपने क्या यूज़ करना है? क्लास इक्वल टू रो, और इसके अंदर आपने जितने कॉलम रखने हैं वो सिंपल आपने कॉल और क्लास के अंदर ये आपने करना है। मुझे चाहिए कॉल फॉर कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ जिस तरह। अभी चेक करें, इफ्तिखार अली आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, आपको वाजा वाजे पता चले। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। अब ये कॉलम 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम 4। मैं कॉलम 4 मज़ीद 2 और ले सकता हूँ, तो फिर एक मुकम्मल ग्रिड की स्पेस। अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर देते हैं। अब जी चेक करें, ये मेरे पास दूसरा मैंने स्पेस। अब मैं तीसरा अगर स्पेस लेता हूँ, तीसरा स्पेस अगर मैं कॉलम 3 का लेता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं कॉलम 3 का लेता हूँ फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम 4 का लेता हूँ, ये मेन, फिर तो इसकी विड्थ फुल हो गई। अब अगर मैं यहाँ कॉलम 5 लेता हूँ तो फिर, क्योंकि उसकी विड्थ ही जो है वो टोटल कितनी है? 12 कॉलम टोटल है। तो आप इसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट इस तरह से। अच्छा, ये क्यों हम ग्रिड ग्रिड और कॉलम्स वगैरह वगैरह क्यों लेते हैं? इनका मकसद क्या है? इनका पर्पज़ क्या है? इसके आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब आप अगर यूज़ कर रहे हो मोबाइल पे, तो मोबाइल पे क्या होता है कि आपको सिंगल सिंगल वीडियो, एक लाइन में एक वीडियो नज़र आ रही होती है। ये नहीं होता कि आपको एक लाइन में 2-3 वीडियो, एक लाइन में एक। यहाँ पे आप चेक करें, एक लाइन में आपको कितनी वीडियोस नज़र आ रही है? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी विड्थ की 50%, अब चेक करें कितनी नज़र आ रही है आपको? 1 2 3 4 5 6। तो क्या विड्थ के मुताबिक यूट्यूब में भी इसी तरह से है कि विड्थ के मुताबिक ये चेक करता है कि अगले बंदे की स्क्रीन की विड्थ क्या है, उसके मुताबिक जो है ना ये अपने
वीडियोस से। हम कॉलम के थ्रू भी यही चीज़ यहाँ पे डिसाइड करते हैं, और ये हम कल इस पे बात करेंगे। हम कॉलम के थ्रू यहाँ पे जो है वो डिवाइसेस के नेम होते हैं विथ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में विथ के जो है ना वो नेम होते हैं। कल हम देखेंगे SM, LG, उसके बाद XL, और 4 होती हैं मेरे माइंड में तो ध्यान नहीं। SM है MD मीडियम के लिए, XL और L, ये 4 है, ठीक है। ये 4 हमारे पास विथ होती हैं स्क्रीन की। इन स्क्रीन के मुताबिक हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जब ये स्मॉल SM का मीन कॉल SM4 का मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि जब ये स्मॉल डिवाइस पे जाए ये वाले की, तो ये फुल हो जाए। ये कैसे, ये आप कंट्रोल एस करके अभी मैं दिखा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये चेक करें, स्मॉल डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस मीन मोबाइल। तो अब ये चेक करें, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ नहीं होती। अब इससे अगर हम और कम करते हैं तो ये स्मॉल डिवाइसेस में शुरू हो। ये चेक करें, जैसे ही ये स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ में इंटर हुआ तो ये जो ग्रीन वाली है इसकी विड्थ फुल हो गई, ग्रीन की विड्थ फुल हो गई। जैसे ही ये स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ से बाहर आता है तो इसकी दोबारा से कॉलम फुल हो गई, यानी कि इसके दोबारा से कॉलम फुल, और जैसे ही स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ पे जाता है इसकी फुल हो। और यूट्यूब में भी इसी तरह से होता है, जब वो स्मॉल डिवाइसेस के विड्थ में जाता है तो वो देखता है शायद स्मॉल डिवाइस है तो आपकी वीडियो फुल विड्थ में नज़र आ रही होती है। और जैसे जैसे फिर इसी तरह से हम जो है ना वो यहाँ पे इसको दे सकते हैं कि स्मॉल डिवाइसेस में 4, मीडियम डिवाइसेस, जब ये मीडियम डिवाइसेस में आए तो आपको जो है ना वो इसका साइज़, और हम यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हैं। मीडियम डिवाइसेस में ये कॉलम 6 तक जाए, उसके बाद अगर ये लार्ज डिवाइसेस है तो वह तब है यहाँ पे, यानी कि हम कॉलम्स के साथ मेंशन कर सकते हैं कि वो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कल देखें, कल ये सारे टेस्ट करेंगे। आपने अपने तौर पे भी टेस्ट करने हैं और कल इंशाल्लाह इस चीज़, और ग्रिड का आपने लाजमी तौर पे अपने तौर पे ज़रूर देखना कि ये ग्रिड किस तरह से यूज़ होता है। बाकी जो इसके दरमियान में स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज जो इसमें यूज़ होती हैं विथ, और इस इनमें किस लॉजिक के तहत ये यूज़ होती हैं, किन लॉजिक के तहत इनकी जो है ना वो विथ फुल या कम होती है, ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कल का मीन के मंडे को, कल और परसों 2 दिन क्लास में होगा, क्योंकि वजह इसमें ये भी है कि कल मुझे थोड़ा छोटा सा काम है, और दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। अगर किसी का किसी ने कोई प्रैक्टिस वगैरह अगर कर रहा हो, उसको कोई समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी जी सही है, इनपुट में आपने एक हिडन का कहा था, जी जी। तो हिडन का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, और एक रेंज की। रेंज, रेंज रेंज क्या समझा नहीं मैं, रेंज से आपकी बात समझा नहीं। हिडन का तो मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब बट मैंने रेंज जब रेंज का लगाया ना टैग, तो वो जो पेज पे रेंज शो हो रही थी, पर वो समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ की रेंज है। क्या रेंज लगाई थी आपने? मैंने तो कोई रेंज नहीं लगाई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई थी ये है क्या, किस तरह लगानी है। मैं आपकी बात को ना एक्चुअली समझा नहीं, आप किस पे रेंज लगा रहे थे? इनपुट पे रेंज लगा रहे थे कोई? जी, इनपुट पर। आपने टाइप क्या दी थी? टाइप टाइप रेंज दी थी ना इनपुट में। अच्छा, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं।
अच्छा ये वाली, ठीक है। ये किस लिए होती है, क्यों होती है? अच्छा वैसे तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन बात ये है कि जब हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ा, मीन कोई फ़र्क भी पड़ना चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल में जब आपने किसी ब्राइटनेस या कोई चीज़ बढ़ानी होती है तो जब आप बढ़ा रहे होते हैं तो वो ब्राइटनेस बढ़ रही होती है। रेंज जब आप बढ़ा रहे होते हैं तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ रही होती है, ठीक है। तो हम जब इसको किसी चीज़ के साथ अटैच कर देंगे तो फिर ये उसके मुताबिक हमारा वर्क करे। अभी हमने इसको किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं किया। फॉर्म में भी यही कॉलम यूज़ हो सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह टेबल यूज़ करना है टेबल यूज़ करें, और अपने ग्रिड यूज़ करनी है ग्रिड यूज़ करें, जिस तरह आपको भी, जिस तरह आप बेहतर और अच्छी डिज़ाइन और कम वक्त में डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप इसमें खुद खपेंगे ना, आपको खुद बेहतर कि आपने टेबल कहाँ पे इजी रहेगा, आपका ये ग्रिड कहाँ पे इजी रहेगा, ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो और सर ग्रिड तो बेसिकली, जी जी, अगर हम नेम की जगह पे ब्राइटनेस वगैरह ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो फिर ये रेंज ब्राइटनेस की हो जाएगी? जी बिल्कुल। अगर आप ऐसे करते हैं ना, फर्ज करें कि हम्म। आप इसको अपेसिटी के साथ जोड़ देते हैं, ये हम किसी दिन करेंगे। इसका ना वो लहदा से रख लेते हैं। अभी आपको मैं हिडन का बता देता हूँ, इनपुट टाइप हिडन जो हाँ है, जी। ये हम अगर अपने रेंज को फर्ज करें ओपेसिटी के साथ जोड़ दिए, या ब्राइटनेस यहाँ पे कोई चीज़ हमने रखी है, या किसी के साइज़ के साथ, कि इमेज जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएं तो इमेज को यहाँ पे लगाई हुई है, वो इमेज का साइज़ बढ़ता जाए, तो वो हम यानी कि उसके साथ जोड़ सकते हैं। और ये किस तरह से लिंक करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको आप मुझे मंडे को याद करवाइएगा। मंडे को चले मैं आपको जो है ना वो आपको मैं बता दूँगा, या फिर मंडे को भी नहीं, इसके लिए कोई बाद में कोई रखते हैं जब हमारा ये पीएचपी का कवर हो जाए ना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे ये प्रोजेक्ट में, ये इस तरह की अभी चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। बट मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, इनपुट टाइप हिडन क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? सम टाइम ऐसे होता है कि हमें यहाँ पे इनपुट चाहिए होती है। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास टेक्स्ट टाइप की इनपुट। हमें इनपुट चाहिए होती है लेकिन हमें दिखाना नहीं होती। क्यों? हम ऐसा कब करते हैं और क्यों करते हैं? हमें ये से कि हम फ़र्ज़ करें कि आप कोई डाटा ले रहे हैं किसी दूसरे फार्म से। अब वो फार्म अगर दोबारा सबमिट करने के बाद, क्योंकि जो आपके पास डाटा आ चुका है वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते पोस्ट के मेथड के थ्रू। पोस्ट के मेथड के थ्रू जस्ट आपने एक दफ़ा सर्वर पे पोस्ट किया और जस्ट आप वन गो में उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उस डाटे को यूज़ नहीं कर सकते। ये जब हम पोस्ट का मेथड पीएचपी में दोबारा से पढ़ेंगे, मैं तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझा दूँगा, पोस्ट के मेथड के बारे में। तो वो हमारे पास यानी कि फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास डाटा होता है। अब हमें अगर वो डाटा दोबारा चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें दोबारा डाटा चाहिए बट हम शो नहीं करना चाहते, फॉर्म पे शो नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे, हम लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे हिडन, जस्ट हिडन लिख देंगे। हिडन का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हाइड हो जाएगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो भी हमने दी होगी। अब वैल्यू जो होगी वो हम पीएचपी के थ्रू यहाँ पे देंगे, जो भी इसमें वैल्यू देंगे वो इसके अंदर शो हो रही होगी, अगर यहाँ पे हिडन ना हो तो। हम क्या करते हैं, हमारे पास यानी कि फॉर्म में कोई वैल्यू थी। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये वैल्यू पहले इनपुट टाइप में स्टोर करें
और फिर जब हम बटन पे प्रेस करें तो ये हमारी वैल्यू जो है ना वो सबमिट हो जाए पोस्ट के मेथड के थ्रू किसी दूसरे फॉर्म पे, ठीक है। तो लेकिन हम शो नहीं करवाना चाहते, यानी कि ये बैकएंड पे हम उसकी वैल्यू ज़रूर लेंगे लेकिन हम शो नहीं करवाएंगे। तो हम पीएचपी के थ्रू पहले उस जो है वो वैल्यू में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे हिडन। तो हिडन से क्या होगा, वो हाइड भी हो जाएगी और बैकएंड पे हो क्या रहा है कि इसमें वैल्यू है। जब हम बटन पे प्रेस करते हैं हमारा डाटा सारा पोस्ट के मेथड के थ्रू सर्वर पे पोस्ट होता है, वहाँ से हम इस इनपुट का डाटा लेके जहाँ पे यूज़ करना वो यूज़ कर लेते हैं। तो मकसद यही होता है कि हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और हमें इनपुट दिखाना भी ना पड़े। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह हम जब पीएचपी का स्टार्ट लेंगे तो इस तरह की जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन है ना ये आपके दूर हो जाएंगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा क्लास होगी।